Hello students, welcome to our new class द एनएपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स के डीएससी वेव एंड ऑप्टिक्स के यूनिट नंबर 2 को हम स्टडी कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पिछले क्लास में आप लोगों ने पतली फिल्मों से कैसे इंटरफेरेंस जनरेट होता है, कैसे इंटरफेरेंस होता है पतली फिल्म से ट्रांसमिशन के थ्रू और पतली फिल्म से रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो अब अपन को इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग इस यूनिट नंबर 2 जिसका टाइटल इंटरफेरेंस है उसमें अपन को इंटरफेरेंस ड्यू टू वेज शेप थिन फिल्म के बारे में स्टडी करनी है। ठीक, वेज शेप थिन फिल्म को बोलते हैं फनाकार, फनल के आकार का। फनल मतलब जैसे कोन के शेप का हो। जैसे पिछले बार दो फिल्में जो थी वो एक दूसरे से पैरेलली रखी हुई थी। पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था। वेज शेप कहने का तात्पर्य है एक फनल के आकार का, इस तरह का दो सरफेस, रिफ्लेक्टिव सरफेस इस तरह से रहेगा कि वो कोन या शंकु जैसी आकृति बनाते हैं। तब के कंडीशन में कैसा अपन को इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है और उसके क्या लाभ हैं, क्या उसके फिजिक्स में अनुप्रयोग हैं, और उसी पे आधारित आगे चल के हम लोग इसी पे न्यूटन वलय के अनुप्रयोग या न्यूटन रिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। आप लोग अपने प्रैक्टिकल के सेक्शन में न्यूटन रिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, वहाँ भी ये उपयोगी है और साथ ही साथ मेन एग्जाम के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं कि ये वेज शेप फिल्म किसको कहा जाता है, या फनल आकार का फिल्म किसे कहा जाता है जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोवाइड करता है। इससे पहले इंटरफेरेंस के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोगों ने स्टोक का थ्योरम पढ़ा है। स्टोक क्या बोलता है वो आपको आइडिया होना चाहिए। इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, मतलब संपोषी व्यतिकरण के लिए और विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या शर्तें हैं वो आपको पता होनी चाहिए मैथमेटिकल फॉर्म में, क्योंकि उसका उपयोग हमको यहाँ पर करते जाना है। ठीक, तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये वेज सेम फिल्म बोलते किसको है। तो यहाँ पे डायग्राम को अगर आप देखें तो एक रिफ्लेक्टिव सरफेस मेरा OQ है और एक रिफ्लेक्टिव सरफेस मेरा OP है। ये दोनों रिफ्लेक्टिव सरफेस एक पॉइंट पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस पॉइंट नंबर O पे 0 है। एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है या झुके हुए हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पर फ्रिंज जो फिल्म की मोटाई एक समान नहीं है। टी जो है इस एरिया की मोटाई है, यहाँ पर कम, यहाँ थोड़ा ज्यादा, जैसे जैसे इधर आते चले जा रहे हैं इस फिल्म की मोटाई बढ़ते जा रही है, उसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हम लोग टी से। म्यू इस फिल्म के अंदर जो भी माध्यम है उसका अपवर्तनांक है। तो कैसे इसमें इंटरफेरेंस डन होता है उस प्रोसेस को अगर अपन जानना चाहे, समझे तो कैसे होगा। मान लीजिए एस ए एक आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, और वो परपेंडिकुलर इसके ऊपर गिरती है, अभिलंबवत आपतित होती है। अभिलंबवत, लगभग अभिलंबवत ऐसा माना जाता है। तो एस ए जैसे यहाँ पर आपतित होती है तो इस एस ए का एक पोर्शन इस पॉइंट से टकराने के बाद R1 डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। इसका एक भाग ए बी दिशा में अपवर्तित होगा, फिल्म के अंदर जाएगा, और बी से टकराने के बाद सी बिंदु की ओर जाएगा और सी से फिर वो R2 की दिशा में ट्रांसमिट होगा। तो कुल मिला के R1 और R2 दोनों ही SA से जनरेट हुई, इसलिए ये एक दूसरे से कलासबद्ध बनेंगी पथांतर के आधार पे, और यही दोनों किरणें आगे जाकर R1 और R2 सुपरपोजिशन करके हमको पैटर्न में फ्रिंज दिखाई देंगी, फ्रिंज का पैटर्न प्रोवाइड करेंगी। मतलब कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो ये एक बेसिक फंडा है। तो इस पे क्या फॉर्मूले बनेंगे, कैसा फ्रिंज का शेप होगा, इस सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि फनाकार पतली फिल्मों में व्यतिकरण की घटना का विस्तृत वर्णन करिए, एक्सप्लेन इन डिटेल इंटरफेरेंस इन वेज शेप थिन फिल्म। ठीक, तो इसका मतलब है कि आपको उसके फ्रिंज के साइज के बारे में, उसके विड्थ के बारे में, उसके डायमीटर के बारे में, ये सारी चीजें निकाल के बतानी होगी। तो ये एक बेसिक डायग्राम हो गया। यहाँ पे इस डायग्राम को थोड़ा सा वर्णन करेंगे। फनाकार फिल्म कहने का मतलब है कि है क्या, वो अगर बताना चाहें तो क्या चीज है। फिल्म की जो मोटाई है वो एक समान नहीं रहती है, फलस्वरूप व्यतिकारी किरणों के मध्य पथांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बदलते रहता है, जिससे कि फ्रिंज हमको प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे कम डिस्टेंस है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ अगर देखेंगे आप तो और ज्यादा है। अगर कोई लाइट वेव यहाँ पर टकराएगी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे टकराएगी तो उसका बिहेवियर थोड़ा और अलग रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो मीडियम है, फनल आकार के मीडियम का जो
विड्थ है वो एक समान फिक्स नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमको इंटरफेरेंस लाइट्स के पैटर्न भी अलग अलग मिलने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा। तो चित्रानुसार दो समतल पृष्ठ, इट मीन्स टू रिफ्लेक्टिव सरफेस ओपी एंड ओक्यू इंक्लिनाइड्स और कितने एंगल पे है, एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे हैं, झुके हुए हैं, इंक्लाइन है। इन दोनों पृष्ठों के बीच का स्थान फनाकार फिल्म है जिसका अपवर्तनांक म्यू है। द एरिया बिटवीन द ओपी एंड ओक्यू आर कॉल्ड वेज शेप फिल्म एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस फिल्म इज कॉल्ड म्यू। फिल्म की मोटाई बिंदु O से Q तक बढ़ती चली जाती है। डायग्राम में दिख रहा है, O से अगर आप Q तक जाएं तो विड्थ ऑफ द फिल्म इज इंक्रीज कंटिन्यूअसली। यहाँ इतना है तो इतना है, इतना है कुछ। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है। ओके, तो देखिए जरा, अब कोई एक वर्णीय प्रकाश, हमेशा याद रखिएगा फनल आकार के फिल्म के लिए इंटरफेरेंस पढ़ने के लिए हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करते हैं। ठीक, आगे चल के जब आप न्यूटन रिंग पढ़ेंगे तो उसमें सोडियम लैंप का यूज करते हैं, मतलब किसी एक सिंगल वेवलेंथ के लाइट। तो इफ वी यूज मोनोक्रोमेटिक लाइट रिसोर्स, तब हमारा किरण ऐसे फिल्म पर परपेंडिकुलर या अभिलंबवत आपतित होता है, तब सतहों ओपी और ओक्यू से बाहरी एवं आंतरिक सतहों से हमें दो व्यतिकारी तरंगें या किरणें AR1 और CR2 प्राप्त होती। कैसे होता है वह मैंने अभी आपको डायग्राम को एक्सप्लेन किया तो उससे समझ में आया। ये वाला रे एक बार रिफ्लेक्ट हुआ और ये वाला रे यहाँ से जाके ट्रांसमिट हुआ। ठीक, तो कुल मिला के हम लोग ये जानते हैं कि दो व्यतिकारी तरंगें किरणें जब मीडियम से रिफ्लेक्ट होती हैं, जो थिन फिल्म वाला कॉन्सेप्ट आप इससे जस्ट पहले क्लास में जो पढ़े हैं उसमें आपने ये सीखा है कि जब परावर्तित किरणों के मध्य दो दो किरणों के मध्य जब पथांतर निकालते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, डेल इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। ये हम निकाले हुए हैं ना, ये आप जब उस वाले क्लास पे जब आपने पढ़ा इससे जस्ट पिछले क्लास में, तो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में पथांतर 2 म्यू टी कॉस आर आता है, ये आपने निकाला है, पिछला क्लास आप जरूर करें थिन फिल्म वाला। तो यहाँ पे सिचुएशन वैसी ही रिफ्लेक्ट होने का। ठीक, अब हो ये रहा है कि इनके बीच में इंक्लिनाइजेशन एंगल आर जो था वो कितना एंगल और बढ़ गया है, थीटा एंगल। तो फाइनली इन परिवर्तित किरणों के मध्य जो पथांतर होगा, डेल इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा। सो दिस इज इजी। अगर आपको ये बेसिक फंडा पता है, ये वाला इक्वेशन चूंकि थिन फिल्म में इसको आप स्टडी कर चुके हैं, बस इसी में थीटा इंक्रीज कर दिया अपन। अब एस ए लगभग अभिलंबवत आपतित होती है, तो यहाँ पर लगभग अभिलंबवत आपतित होती है, मतलब आर इज इक्वल टू 0 है हमारे लिए रिफ्लेक्टेड एंगल, और साथ ही साथ ये जो कोण थीटा भी है ना वो भी बहुत बहुत स्मॉल होता है। तो दोनों को अपन नेग्लेक्ट या नगण्य मानने की मान के चलते हैं, मतलब आर भी 0 है और थीटा भी लगभग लगभग 0 है। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वाला जो टर्म है कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा आपको। तो डेल इज इक्वल टू 2 म्यू टी, सिंपल, यहाँ तक इजी। आपको ये प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है यहाँ पे कि डेल इज इक्वल टू हमने क्या प्राप्त किया, 2 म्यू टी। अब आपको बेसिक जो स्टोक का लॉ है वो आपको समझना है कि स्टोक के नियमानुसार हम जानते हैं कि फिल्म की ऊपरी पृष्ठ से बिंदु से परिवर्तित होने वाली किरण जो AR1 है उसमें पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा या फिर लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। ये डायग्राम में आप देखेंगे क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक, यहां से वो सरल कम डेंस वाले मीडियम से चल के इस डेंस मीडियम से टकराकर रिफ्लेक्ट होता है। तो जब भी ऐसा होता है तो स्टोक के अकॉर्डिंग उसमें पाई का फेज डिफरेंस हो जाता है या तो लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस हो जाता है। ये वाले लाइट वेव में ऐसा नहीं है, ये वाला रिफ्लेक्ट हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो टोटल आपका पथांतर है या पाथ डिफरेंस है उसमें लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस और ऐड हो जाएगा क्योंकि स्टोक के लॉ के अकॉर्डिंग वो चीज वैलिड है। तो इन किरणों के AR1 मतलब फर्स्ट वाला रिफ्लेक्टेड रे या जो और ये वाला ट्रांसमिटेड रे, इन दोनों के बीच में इफेक्टिव पाथ डिफरेंस प्रभावी पथांतर क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 इसमें क्या हो गया जी, ऐड हो गया। ठीक, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या संपोषी व्यतिकरण के लिए कंडीशन क्या है, पहले क्लासेस में हम लोग पढ़ लिए हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत वाले में हम जानते हैं डेल इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। तो दोनों को तुलना कर दीजिए, यहाँ पे डेल की वैल्यू रख दीजिए तो एन लैम्डा, देन फाइनली यू हैव 2 म्यू टी 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, एन इज इक्वल टू 1 2 3 एन के अकॉर्डिंग। ये कंडीशंस जहां जहां पे सेटिस्फाई होंगी वहां वहां पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन आपने प्राप्त कर लिया।
अब ये चीज याद रहनी चाहिए ना, ये पहले सीखे हुए हैं हम लोग। फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशन क्या पढ़ते हैं हम लोग कि जहां पे 2n+1 λ/2 होगा वहां पे विनाशी व्यतिकरण होगा, तो उसको अब समीकरण 1 से तुलना कर देंगे। तो जब उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको ये कंडीशन मिल जाएगा n = 0, 1, 2। तो ये कंडीशन किसके लिए है, डार्क फ्रिंज के लिए। तो ये जहां जहां सेटिस्फाई होगा वहां वहां पर डार्क फ्रिंज मिलेगा। अब कैसे मैं पैटर्न बनता है उसके बारे में स्टडी करते हैं कुछ इस तरीके से। तो क्या क्या रिजल्ट हमको मिला यहाँ पर से, ठीक, व्यतिकरण फ्रिंजों की आकृति 2μt के मान पर डिपेंड कर रही है, ठीक। 2μt एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब वो चेंज करेंगे हम लोग, तो इसी चेंज के अकॉर्डिंग डार्क और ब्राइट फ्रिंज हमको मिलेगी। प्रत्येक फ्रिंज उन सब बिंदुओं का लोकस या बिंदु पथ है जिस पर फिल्म की मोटाई टी नियत होती है, इसलिए व्यतिकरण से प्राप्त फ्रिंजें एक समान मोटाई की होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे टी का वैल्यू कुछ है, यहाँ पे टी का वैल्यू कुछ है, यहाँ पे टी का वैल्यू कुछ है, तो इस पर्टिकुलर टी के विड्थ के अकॉर्डिंग आप उसका जो एक पाथ स्ट्रक्चर खींचा जाएगा उसके अकॉर्डिंग अपन को सेम विड्थ का ब्राइट और डार्क कलर में फ्रिंज पैटर्न दिखाई देता है। तो वो इक्वल विड्थ का होता है दोनों के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये कंडीशन हुआ। और फिल्म के कोर पे मतलब कांटेक्ट पॉइंट पर t इज इक्वल टू क्या होगा जी, 0 होगा। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, डेल इज इक्वल टू λ/2। ये देखो इस फॉर्मूले से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये देखिए ये वाला, अगर t बराबर 0 है तो डेल इज इक्वल टू λ/2 है, और λ/2 क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फर्स्ट कंडीशन है। यदि n बराबर 0 पुट करोगे, देखो यहाँ पर, यदि n बराबर वो वाला कंडीशन इस पे, यदि n बराबर 0 पुट कर दोगे इसमें तो क्या मिलेगा, λ/2। मतलब कांटेक्ट पॉइंट का जो फ्रिंज है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन है, इसलिए वो डार्क रहेगा। तो देखिए ये पहला वाला जो बनेगा, स्टार्टिंग जो कांटेक्ट पॉइंट के बीच जो फ्रिंज बनेगा वो कैसा रहेगा, डार्क रहेगा। मतलब तो न्यूनतम तीव्रता की शर्त है, मतलब फिल्म की कोर पे फिल्म कैसे दिखाई देगी, फ्रिंज अदीप्त दिखाई देगी, डार्क दिखाई देगी। जैसे जैसे विड्थ को आप बढ़ाओगे इंटरवल के फॉर्म में, एकांतर क्रम में आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजें मिलते चली जाएंगी, ठीक। तो ये वो पैटर्न है, इक्वल फॉर्म के फॉर्म में मिलते चले जाएंगे, ठीक। अब हमें पता लगाना है कि फ्रिंज चौड़ाई कितनी होती है। तो ये पॉइंट वाइज आपको इन सब रिजल्ट्स को निकाल के बताना है एग्जामिनर को, तब जाके आपका आंसर एक कंप्लीट आउटपुट के फॉर्म में आएगा। ये जो 1, 2, 3 पॉइंट वाइज जो लिखा है ना, वो बड़े बड़े पैराग्राफ के जो क्रस्ट है। मतलब किताबों में आप जब पढ़ेंगे, चाहे आप कोई भी किताब इंग्लिश हिंदी की पढ़ेंगे, तो उसमें इस चीज को समझाने के लिए लगभग 2-2 पेज 3-3 पेज का यूज किया है हमने। उसके मेन पॉइंट्स को जो एग्जाम में लिखना है उनको उनको हमने यहाँ पे लिखा है। तो उतना ही, क्योंकि एग्जाम में कम लिखना है ना, शॉर्ट में लिखना है और आंसर परफेक्ट होना चाहिए, उस फॉर्म में लिखा है। फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है। अब ये फ्रिंज तो हमको ये पता चलेगा कि समान चौड़ाई की बनेगी, तो इनकी चौड़ाई कैसे निकालें अपन, इसका विड्थ चाहे डार्क का हो चाहे ब्राइट का हो, कैसे निकालें उसको, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, देखिए ये डायग्राम एक बार और बना है कि मान लेते हैं कि अब देखिए यहाँ पर ये अपने आप में एक फ्रिंज है, ये अपने आप में एक फ्रिंज है, ये अपने आप में एक फ्रिंज है, ये अपने आप में फ्रिंज है, और सबका डिपेंडेंसी टी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे इधर जाएंगे इस फिल्म की विड्थ टी में जो चेंजेस आएगा उसके अकॉर्डिंग ये फ्रिंज मिलेगा। तो भाई वैसे ही हमने मान लिया है कि मान लेते हैं कि टी एन जब उसका मोटाई था, उस कंडीशन में यहाँ बनने वाला जो फ्रिंज होगा उसकी दूरी यहाँ से एक्स एन है, और टी जस्ट उसका एकांतर क्रम में अगला जो फ्रिंज होगा n+1 एड्रेस का, वो वाला अब हमारा एड्रेस xn+n डिस्टेंस पे है। तो इन दोनों की बीच की दूरी ही, देखो फ्रिंज चौड़ाई किसको बोलते हैं, दो क्रमागत डार्क या फिर दो क्रमागत ब्राइट फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम लोग फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, ठीक। कि दो क्रमागत डार्क या दो क्रमागत ब्राइट फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो ये हमने एक डिस्टेंस डिफाइन किया है। अब इसको समझिए जरा कि यदि फिल्म की कोर से एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, डार्क फ्रिंज की दूरी xn है, और n+1वी डार्क फ्रिंज, डार्क ना, की दूरी xn+1 है, तो कैसे डिफाइन होगा, तो हम लोगों ने डार्क फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन निकाला है, ये वाला, ये वाला है 2μt इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक। तो क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए 2μtn इज इक्वल टू n लैम्डा, क्योंकि मैंने उसे सफिक्स tn नाम दे दिया है। और ठीक n+1 के लिए क्या होगा, 2μtn+1 इज इक्वल टू n+1 लैम्डा, n की जगह n+1 आ गया। अब वेज एंगल क्या है, बहुत कम होता है वेज एंगल जो है। तो देखो
इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी आपको? ये Tn की वैल्यू मिलेगी कैसे? मतलब दूरी के साथ एंगल जितना बन रहा है उसको मल्टीप्लाई करते जाइए। दूरी के साथ एंगल जितना बनते जा रहा है उसको आप मल्टीप्लाई करते जाइए तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है? या फिर मैं कहूँ इस पर्टिकुलर जो आपके ट्रायंगल में, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में लगाना नहीं है। अगर आप टेन थीटा अप्लाई करते हो, टेन थीटा अप्लाई करते हो तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, मतलब टी एन बटे आधार कितना होगा जी? एक्स एन होगा। ठीक। और यदि थीटा बहुत बहुत स्मॉल होता है तो टेन थीटा की जगह अगर मैं सिर्फ थीटा ले लूं तो टी एन बटे एक्स एन लिखूंगा। और इस तरह से अगर मैं टी एन की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो एक्स एन गुना थीटा होगा। तो वैसे ही टी एन प्लस वन भी अगर मैं करना चाहूं तो एक्स एन प्लस वन कितना गुना? उस थीटा के गुना होगा। तो ये हमको मिलेगा। ठीक। कि भाई वेज एंगल यदि बहुत कम है तो हम टी एन इज इक्वल टू एक्स एन थीटा प्राप्त करेंगे और टी एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन थीटा प्राप्त करेंगे। ये वो दूरी रहेगी जिसको मेजर किया जा सकता है। आप वेज फिल्म के विड्थ को डायरेक्ट नहीं नाप सकते, ऐसा कोई सेटअप नहीं रहेगा। ठीक। तो फिर यहाँ पे टी एन की जगह ये पुट कर देंगे, टी एन प्लस वन की जगह ये पुट कर देंगे। ठीक है। तो देखिए जरा हमारे इस दोनों इक्वेशन में क्या चेंजेस हो जाएगा इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के बाद। ये मिल गया इक्वेशन नंबर वन और टू। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगा? हम सबसे पहले इक्वेशन टू और वन को घटा देते हैं। टू और वन को, टू में से वन को घटा देंगे तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला राइट हैंड साइड है। यहाँ से कुछ कॉमन, टू म्यू एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, थीटा बाहर है। यहाँ से एन लेमडा कैंसल आउट होगा, लेमडा बचेगा। और चूंकि फ्रिंज चौड़ाई किसको बोलते हैं हम लोग? दो क्रमागत फ्रिंजों की स्थितियों का अंतर। तो मान लो एक्स एन प्लस वन एक पोजीशन है और उसमें से माइनस कर देंगे एक्स एन पोजीशन को, तो उसके बीच का जो विड्थ होगा वही तो फ्रिंज चौड़ाई कहलाएगा। आप देखिए ये वाला कि एक्स एन प्लस वन दूरी में से एक्स एन दूरी को घटा दोगे तो जो बचेगा वही क्या है? आपका फ्रिंज चौड़ाई है, बीटा है। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है इसको किससे डिनोट कर देंगे जी? हम लोग बीटा से डिनोट कर देंगे। और बीटा, सो टू म्यू बीटा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। सो फाइनली बीटा की वैल्यू लैम्डा बटे टू म्यू थीटा। और एयर के लिए, वायु के लिए म्यू इज इक्वल टू वन होता है तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू थीटा। तो फ्रिंज चौड़ाई कैसे निकाल सकते हैं? यदि हमें प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पता हो और वेज एंगल पता हो तो इन दोनों का यूज करके हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। देखिए वेज एंगल बस आपको पता है कि कैसा फनल के आकार का किस किस कोण में झुकाव है, वो आपको बस पता रहना चाहिए। और कौन सा लाइट आप यूज कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट में, उसका वेवलेंथ आपको पता होना चाहिए। तो आप केवल उसके कैलकुलेशन से बता सकते हैं कि कितने विड्थ का फ्रिंज बनेगा। सेम फॉर ब्राइट फ्रिंज, मतलब ऐसे ही अगर आप ब्राइट फ्रिंज के फॉर्मूले को लेके भी बनाएंगे तो सेम विड्थ आपको मिलेगा, जिससे ये प्रूफ होता है। आप वो वाला फॉर्मूला भी रख के बना सकते हैं जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डार्क फ्रिंज के फॉर्मूले को लेके बनाया, ये वाले को लेके बनाया, ये वाले को आप इसको भी लेके बनाओगे तो भी सेम बीटा का वैल्यू मिलता है, ये कहना है। मतलब फ्रिंजों की जो मोटाई है, विड्थ है, वो एक समान होती है। ये इस रिजल्ट को देता है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ। ठीक। अब यहाँ पे एक शर्त ये थी कि हमको मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करना है। अगर हम लोग व्हाइट लाइट यूज करेंगे तब फ्रिंज कैसे दिखाई देगा? तो व्हाइट लाइट में क्या होता है? व्हाइट लाइट में हर रंग अलग अलग जो वेवलेंथ का होगा, जैसे विबग्योर में बहुत सारे कलर मिक्सअप हैं, सब प्रकाश अपनी अपनी इंटरफेरेंस के पैटर्न्स उत्पन्न करेगा, व्यतिकरण की फ्रिंजें उत्पन्न करेगा। इस प्रकार बैगनी रंग की फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम होगी क्योंकि उसका वेवलेंथ जो है सबसे कम होता है, तथा लाल रंग की फ्रिंज चौड़ाई सबसे अधिक होगी क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो आपको कलरफुल फ्रिंजें दिखेंगी लेकिन उसके फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो अलग अलग रहेगी, डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे। बैगनी रंग का सबसे कम होता है वेवलेंथ, इसलिए उसकी फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम। लाल रंग का सबसे अधिक होता है इसलिए उसकी फ्रिंज चौड़ाई सबसे अधिक होगी। ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में पूछता है, ये सारा छोटा छोटा चीज है। तो अगर आपने इमेजिन किया है इस चीज को, ये छोटे फॉर्मूले आपके दिमाग में है, तो आप आगे चल के और भी कॉम्पिटिटिव के पेपर देंगे फिजिक्स के फील्ड में, सिर्फ बीएससी की बात नहीं है, उसमें ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बना देता है यहीं पे छोटे छोटे चीजों को लेके।
तो वो कंसेप्ट की बात है। एग्जाम में लिखना अलग चीज है और ये चीज आपके कंसेप्ट की बात है। तो ये कलर वाले छोटे मोटे क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो वहां पे बहुत फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पे हमने ये प्राप्त किया, रिजल्ट जो हमने निकाला। ठीक, तो पेपर में आता है तो आपको अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेज शेप थिन फिल्म, डिस्कस इन डिटेल द इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू वेज शेप थिन फिल्म। तो आपको ये बनाना है डायग्राम, इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा डायग्राम को। और थिन फिल्म के लिए जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हम पढ़े हैं पिछले क्लास में, वहां से शुरुआत करते हुए आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस निकालने हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 पॉइंट निकालना है, जिसमें सबसे पहला होता है कि फ्रिंजों की आकृति कैसे बनेगी, दूसरा सेंट्रल का फ्रिंज कैसे होता है, किस टाइप का होता है, और फ्रिंज का विड्थ कैसे होगा। ठीक है, तो ये फ्रिंज विड्थ हमने निकाल लिया। अब इस पर्टिकुलर चीज को जो आपने सीखा है, जो वेज शेप या फनल आकार के फ्रिंज के लिए जो इंटरफेरेंस पैटर्न के जो रिजल्ट्स आपने सीखे हैं, उसका एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन न्यूटन वलय के रूप में जाना जाता है, जिसको न्यूटन रिंग इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इससे एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन भी आएगा और इससे आप लोगों को अपना प्रैक्टिकल भी करना होगा, प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस एक्सपेरिमेंट भी करने होंगे लैब में। तो प्रैक्टिकल तो अपनी जगह है, उसमें आप लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी इसको और क्लियर कट में सीख लेंगे। फिलहाल अपन को ये जानना है कि कैसे न्यूटन रिंग के थ्रू या कैसे ये न्यूटन रिंग का इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है और क्या उसका यूज है। ठीक, तो ये वेज शेप फिल्म का एग्जाम्पल है कौन सा, हमारा न्यूटन रिंग इंटरफेरेंस या न्यूटन रिंग, न्यूटन का वलय व्यतीकरण। ठीक, तो इस पे कैसे काम करता है, एक अधिक वक्रता त्रिज्या वाले समतल उत्तल लेंस, मतलब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक ठाक अच्छे रेंज का हो, बड़े रेंज का हो। और क्या चीज का यूज करते हैं, एक ग्लास की समतल प्लेट, पैरेलल प्लेट का यूज करते हैं। तो अगर ये नीचे वाला डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये जी अगर एक ग्लास का प्लेट है, इसके ऊपर में अगर आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को इस तरह से अगर रख देते हैं, एल जो लेंस है, तो इन ग्लास और इस लेंस के बीच का जो एरिया ये है, ये फनल के आकार का बन गया। मैं इस तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला, ये देखिए, ये वेज का शेप, वेज शेप है, फनल के आकार, शंकु के आकार का शेप बन गया है। ठीक, तो नीचे ग्लास का प्लेट है, ऊपर ये आपके कॉन्वेक्स प्लेनो लेंस है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने आप में कुछ होगा, और इसके बीच में एयर की फिल्म आ जाती है। तो अब इनके बीच से जो लाइट वेव का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होगा, उनके थ्रू इंटरफेरेंस पैटर्न जो बनेगा, उसकी स्टडी जो करना है, वो न्यूटन का एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो इसमें न्यूटन ने किन चीजों का यूज किया है, कॉन्वेक्स प्लेनो लेंस और एक ग्लास प्लेट, प्लेन ग्लास प्लेट का यूज किया है। ठीक, तो इस तरह से सिस्टम वैसे ही काम करेगा। तो न्यूटन का जो फ्रिंजों का पैटर्न बनता है, ठीक, वो दो तरीकों से बनता है। एक परावर्तित प्रकाश के द्वारा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, और एक बनेगा ट्रांसमिटेड लाइट के द्वारा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट के द्वारा कैसे ये न्यूटन का रिंग इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर यहाँ से मैं उसकी चीजों को स्टार्ट करूंगा। देखिए, ये तो आप समझ गए होंगे आप कि ये एक लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और ये ग्लास का प्लेट है। मान लीजिए ए से चलने वाली एक प्रकाश किरण ए बी अभिलंबवत रूप से आपतित होती है, इस तरह से अभिलंबवत रूप से आपतित होने के बाद ये लेंस के अंदर प्रवेश करके उसके ये निचले सतह से रिफ्लेक्ट होती है और फिर इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर इस दिशा में चली जाएगी, तो आपको रे नंबर 1 बनेगी, ये वाला। सिमिलरली इस पॉइंट नंबर बी से इस रे का अनदर पार्ट जो है ऐसे नीचे की ओर अपवर्तित होगा, कांच से वायु माध्यम में जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा, और फिर इस कांच के नीचे वाले प्लेट से फिर वो रिफ्लेक्ट होकर इस लेंस में प्रवेश कर कर फिर अपवर्तन होने के बाद इस तरह से ट्रेवल आउट करते हुए आपको ये रे नंबर 2 बनेगा। अब ये रे नंबर 1 और रे नंबर 2 ही आगे चलकर मीडियम में क्या करेंगी, इंटरफेरेंस करेंगी और आपको पैटर्न दिखाई देगा, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ पर ये एयर का फिल्म रहेगा, ये फनल वाले एरिया के बीच में, और एक ही लाइट वेव से ये जनरेट हो रही है, इसलिए ये कोहेरेंट भी रहेंगी। ठीक, तो अब इस पे बात करते हैं आगे कि
एक लाइट वेव ए बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंसिडेंट होता है, उसके फलस्वरूप वेज स्थान से, फनाकार स्थान से ए बी का परावर्तित भाग रिफ्लेक्टेड पार्ट किरण 1 बनाएगा, ए बी का अपवर्तित पार्ट मतलब रिफ्रैक्टेड पार्ट किरण 2 को उत्पन्न करेगा। एबी से उत्पन्न हुए दोनों किरणें 1 व 2 आपस में कला संबद्ध होती हैं क्योंकि एक ही स्रोत से भी बन रही हैं तथा इन किरणों के मध्य व्यतिकरण से ही हमको वलयाकार या रिंग शेप का फ्रिंज प्राप्त होता है। ठीक, रिंग शेप का, वो इस लेंस की प्रॉपर्टी की वजह से वो आगे जाके सर्कुलर फ्रिंज बनाती हैं। ठीक, आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैसे न्यूटन रिंग का फ्रिंज बनता है। आप लोग अगर जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं और अगर उस कॉलेज में न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट है और अगर टीचर आपको करा रहे हैं तो जब आप जिस दिन उसको आप देखोगे तो आपको ये क्लिक करेगा कि कैसे ये फ्रिंजें बनती हैं और कैसे लाइव इसको देखने से किस तरह से नजर आती हैं। तो ये स्क्रीन पे इसके एक दो रिफ्लेक्शन में शो कर रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आ गया कि फ्रिंज बोलने का मतलब क्या है या ये जब जाके इंटरफ्रेंस करेगा तो कैसे एक पैटर्न बनेगा। ठीक, वो इस चीज को शो कर रहा है। आगे और बात करेंगे इस पे और भी इस रिफ्लेक्शंस को देखेंगे। ठीक, तो अब ये हो रहा है कि इनके बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है जी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से हो रहा है। तो फिर से थिन फिल्म का जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि रिफ्लेक्टेड लाइट वेव की वजह से क्या होता है व्यतिकरण, उसका यूज करना पड़ेगा। मतलब रे नंबर 1 और 2 के मध्य में जो पाथ का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेल इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर होता है थिन फिल्म के लिए, लेकिन वेज है इसलिए वेज एंगल भी होगा कुछ ना कुछ यहाँ पर फनल का, तो वो थीटा भी जुड़ गया। और चूंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट वेव में स्टोक के रूल के अकॉर्डिंग लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस और ऐड होता है, तो वो ऐड हो गया। ठीक, तो अब इसमें ही थोड़ा सा ट्रीटमेंट करेंगे कि अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंट अपन मानते हैं, परपेंडिकुलर इंसिडेंट मानते हैं तो इंसिडेंट एंगल 0 होता है, सिमिलरली रिफ्रैक्टेड एंगल भी 0 होता है और वेज एंगल भी बहुत छोटा है इसलिए ना उसको भी लगभग लगभग नगण्य थीटा इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो फाइनली यू हैव डेल इज इक्वल टू 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2। ठीक, तो वही चीज आया है जो वेज शेप के लिए आया है ना, लेकिन करना इतना जरूरी है, इतना लिखना तो पड़ेगा। मतलब यदि t बराबर 0 है, कहां पर t 0 कहां पर है जी, इस लेंस का जो कांटेक्ट पॉइंट है ये वाला मिडिल पॉइंट, यहां पर t बराबर 0 है। किस t क्या चीज है, इस फनल के एरिया की मोटाई है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल पे जो पोर्शन है वहां पे t बराबर 0 है। तो इस पर्टिकुलर रिजल्ट में यदि t बराबर 0 आप रख दोगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा, लैम्डा बाई 2। और लैम्डा बाई 2 क्या चीज है जी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फर्स्ट केस है। मतलब वलय का जो केंद्र होगा वहां पर जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, डार्क मिलेगा। आपको पैटर्न का सेंट्रल पोर्शन कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। ठीक, तो अब ये आपने मेन इक्वेशन निकाला। अब इस पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो क्या होता है हम जानते हैं, डेल इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। पुट कर दीजिए, रिजल्ट निकाल दीजिए। ये कंडीशन किसके लिए हो गया, ब्राइट फ्रिंज के लिए हो गया, है ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, डेल इज इक्वल टू एन प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होता है। कंपेयर कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से और रिजल्ट निकाल दीजिए। तो ये इक्वेशन नंबर 2 और ये 3 मिल गया आपको। ये किसको होल्ड करता है, ये डार्क फ्रिंज के कंडीशन को होल्ड करता है। ये किसको होल्ड करता है, ये ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन को होल्ड करता है। जहां जहां ये सेटिस्फाई होगा ब्राइट फ्रिंज बनेगा, जहां जहां ये सेटिस्फाई होगा डार्क फ्रिंज बनेगा। तो अब हमें निकालना है, तो ये पैटर्न जो दिखाई देता है मैं फिर से स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि ये इस तरह से दिखाई देगा आपको, जिसका ये सेंट्रल वाला पोर्शन ना डार्क है और उसके एकांतर क्रम में यहाँ पर आपको कलरफुल पैटर्न दिखेंगे। और चूंकि हम लोग इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं, जनरली सोडियम लैंप को यूज किया जाता है जो कि पीले रंग का प्रकाश होता है, इसलिए ये पीले रंग में एकांतर क्रम में आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक, और वलय के आकार का। अब हमें ये पता लगाना है कि दीप्त और अदीप्त वलयों का व्यास कितना है। ये जो गोल गोल आपको एक डार्क और एक पीले रंग का दिखाई दे रहा है ना, इसके डायमीटर को निकालना है। तो डायमीटर कैसे निकलेगा, कितने बड़े बड़े वलय बन रहे हैं उसको अगर पता लगाना है आपको रेडियस वाइज। ठीक, तो उसके लिए एक कंडीशन, एक डायग्राम आप इस चीज को बनाएंगे कि देखिए ये ग्लास और ये लेंस है, उसका उसका एक अगर अपन लोग इमेजिनरी गोला खींचेंगे डॉट लाइन से, अगर उस लेंस का एक इमेजिनरी गोला खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता त्रिज्या, जिस खोखले गोले का पार्ट होता है लेंस, तो वहां से इस परिधि तक की ये दूरी आपकी आर कहलाएगी, रेडियस।
यहाँ से यहाँ तक भी r कहलाएगी। अब मान लो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है और किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, मान लो पॉइंट नंबर P पर, मैं फ्रिंज की जो मोटाई, फिल्म की जो मोटाई है उसको T मान लेता हूँ, ये T मान लेता हूँ, ठीक? यहाँ तक। तो फिर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये वाला डिस्टेंस, ये मेरा कितना होगा? ये टोटल r है और यहाँ तक T है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? r माइनस T होगा, ये वाला। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही उस वलय की त्रिज्या होगी जो इस पॉइंट नंबर P पे बनेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे लेता हूँ कोई पॉइंट, यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो इस पॉइंट पर बनने वाले वलय की त्रिज्या होगी, ठीक? जैसे केंद्र पर कौन सा वलय बन रहा है? तो डार्क बन रहा है, पूरा अंधेरा बन रहा है क्योंकि λ/2 आया था। तो ये लेंस के अकॉर्डिंग जैसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको वलय मिलते हैं, पैटर्न वाइज जो दिखाई देता है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर हम लोगों ने उसका रेडियस Rn ले लिया है, इस वलय का। मतलब वलय, वलय मतलब रिंग ना, और रिंग कहने का मतलब है कि जो ऐसे आपको ऊपर ऐसे दिखाई देगा, ऐसे। तो ये डिस्टेंस पैटर्न के रूप में इधर माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो इधर दिखाई देता है इस तरह से। तो इसका रेडियस क्या ले लिया? मैं Rn ले लिया, ठीक? तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैं बोल रहा हूँ कि फिल्म की मोटाई T थे, तो ये डिस्टेंस r माइनस टी हो जाएगा क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये वाला। तो फाइनली इस ट्राइंगल में CPN में, ये CPN देखिए, CPN में n से लेके C तक r माइनस टी है, n से लेके P तक Rn है और C से लेके P तक क्या है? R है, ठीक? मुझे किसको निकालना है? Rn को निकालना है, इसको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप इसमें लगाओगे, ठीक, तो क्या मिलेगा? Cp का स्क्वायर कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू Cn का स्क्वायर प्लस Pn का स्क्वायर, ठीक? तो फाइनली यू हैव अ वैल्यूज फॉर ईच। So Cp is called r square, Cn is called r minus t square, and Pn is called Rn square. So finally, when you expand these, then you get 2RT is equal to r square plus Rn square. तो finally आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगा हायर पावर को नेगलेक्ट करने के बाद, चूंकि टी क्या है जी? बहुत छोटा विड्थ है, फनल के का मोटाई है, तो टी बहुत छोटी राशि है, इसलिए अगर हम लोग टी स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देते हैं, हायर पावर को क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा 2RT इज इक्वल टू Rn का स्क्वायर और फाइनली 2T इज इक्वल टू Rn स्क्वायर बटे r। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है जिसको आपको याद रख के चलना है, ये वाला, ठीक है? कि 2T इज इक्वल टू Rn स्क्वायर बटे r, ये इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है? इससे एक तो रिजल्ट निकल के आएगा कि T इज प्रोपोर्शनल टू Rn। Rn क्या है? जो बनेगा रिंग वलय, उसका व्यास है। तो T इज प्रोपोर्शनल टू Rn कहने का मतलब है कि T जैसे जैसे बढ़ेगा, वलय या रिंग का जो साइज है वो बढ़ते चले जाएगा। मतलब अगर ये सेंट्रल का वलय ऐसा है और T मोटाई जैसे जैसे फ्रिंज का बढ़ रहा है, ऐसे लेंस है ना, और नीचे में ये प्लेट रखा हुआ है ऐसे, तो जैसे जैसे आप ऐसे आगे चलते चले जाएंगे, इधर जाते चले जाएंगे, तो आपका जो वलय का साइज है जो पैटर्न में दिखाई देगा वो बढ़ते चले जाएगा। तो ये एरो दिखा रहा है कि वो फैल रहा है। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो हमें मिला कि 2T इज इक्वल टू Rn स्क्वायर बटे r। अब हमें निकालना है कि जो ब्राइट वाला रिंग रहेगा उसका डायमीटर कितना होगा, ब्राइट रिंग का डायमीटर कितना होगा। तो वो फॉर्मूले से निकालेंगे। कौन सा? हमने निकाला है यहाँ पे दो कंडीशन। ये देखिए, ये ब्राइट वाले रिंगों के लिए सिचुएशन है और ये डार्क वाले रिंगों के लिए सिचुएशन है। तो अब इन दोनों का यूज करेंगे, ठीक? हमने एक रिजल्ट यहाँ पर ये वाले डायग्राम को बना के निकाला है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये इक्वेशन नंबर 4, इसका यूज करना है। 2T इज इक्वल टू Rn स्क्वायर बटे r, क्योंकि उन दोनों एक्सप्रेशन में अगर मैं ब्राइट वाले रिंग का डायमीटर निकालना चाहता हूँ तो 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 λ/2 ये निकाल के लाया हुआ हूँ। यहाँ से अगर म्यू को इधर ले जाऊं मैं तो 2t इज इक्वल टू 2n माइनस 1 λ/2 म्यू होगा। इसीलिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 से 2t की वैल्यू निकाली गई है ताकि यहाँ पे इसकी वैल्यू को आप पुट कर सकें। तो अब 2t की वैल्यू Rn स्क्वायर बटे r है, उसको यहाँ पुट कर दीजिए आप। तो फाइनली यू हैव दिस मच एंड फाइनली यू हैव Rn स्क्वायर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा r/2 म्यू। Rn क्या है जी? रेडियस है। और मैं क्या निकालना चाहता हूँ? डायमीटर। तो डायमीटर निकालना चाहता हूँ तो अगर उसको मैं नोटेट कर देता हूँ कि nवे ब्राइट रिंग का डायमीटर dn हो तो डायमीटर इज 2 इंटू रेडियस, सो dn स्क्वायर इज माई 2Rn का स्क्वायर। तो फाइनली 4Rn का स्क्वायर, और Rn का स्क्वायर का वैल्यू मेरे को यहाँ पर पता है। तो डायमीटर dn का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग
here you put the value of this, so finally 4 into 2n minus 1 lambda r by 2 mu, finally cancel out होगा 2n minus 1 lambda r by mu। प्रोपोर्शनलिटी अगर आप देख लेते हैं कि dn is equal to square root of 2 lambda r this much mu upon mu, और अंडर रूट में ये वाला टर्म कि 2n minus 1, तो ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, फिक्स होगा, पीला रंग ले रहे हैं तो उसका वेवलेंथ उतना ही होगा, फिक्स होगा। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, किसका, लेंस का, तो लेंस का साइज बार बार बदलेगा थोड़ी, जो लिए हो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही रहेगा। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, लेंस की मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फिक्स होगा, मतलब ये जो टर्म्स है ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। एन चेंज होगा, पोजीशन ऑफ रिंग्स ये चेंज होगा। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं कि डी एन इज प्रोपोर्शनल टू 2n minus 1, एंड व्हाट इज द 2n minus 1, इट्स द ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। एन की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो 1 मिलेगा, 2 रखते हो तो 3 मिलेगा, 3 रखते हो तो आपको 3 रखने से 5 मिलेगा। तो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि जो एन वे दीप्त वलयों का व्यास है वो विषम संख्याओं के पूर्णांक के समानुपाती होता है। द डायमीटर ऑफ द ब्राइट रिंग ऑफ द न्यूटन इंटरफेरेंस पैटर्न इज प्रोपोर्शनल टू आवर odd number, odd complete numbers, integer, odd numbers square root of the odd numbers, proportional to square root of the odd numbers। तो ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है कि prove that the diameter of bright ring of the Newton interference pattern is proportional to square root of the odd natural numbers, कि न्यूटन के व्यतिकरण अनुक्रम में सिद्ध कीजिए कि जो दीप्त वलयों का व्यास होता है वो विषम पूर्ण संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ऐसा एग्जाम में लिख के आएगा बड़े नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ तक आप जो निकाल के लेके आओगे वो उस चीज को प्रूव करता है, और दोनों भी पूछ सकता है, ठीक, कि यहाँ तक। तो ये रिजल्ट तो आपको समझ में आ रहा है। पहले मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर और कंक्लूड करूंगा इसको। ये निकल गया। अब हमें निकालना है भाई जो अदीप्त वलयों का व्यास, डार्क रिंगों का व्यास निकालना है। तो डार्क के लिए क्या कंडीशन निकाले हो, 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो 2 टी इज इक्वल टू एन लैम्डा बटे म्यू। और इक्वेशन नंबर 4 में मैं क्या निकाला था जी, कि 2 टी इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर बटे आर, ये निकाले हो। तो अब तुलना कर दीजिए उसको वहां पर। तो फाइनली यू व्हेन यू कंपेयर देन फाइनली यू गेट आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन लैम्डा आर बाई म्यू। और फिर से वही डायमीटर का कंडीशन करेंगे कि मान लेते हैं एन में अदीप्त मतलब डार्क रिंग का यदि डायमीटर डीएन है तो डायमीटर का मतलब रेडियस का 2 गुना करोगे तो डायमीटर बनेगा, व्यास बनेगा। तो फाइनली यू हैव 4 आर एन स्क्वायर और 4 आर एन लैम्डा आर बटे म्यू, यहाँ से रख दोगे आर एन स्क्वायर की वैल्यू 4 एन लैम्डा आर बटे म्यू। तो फाइनली डी एन इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 लैम्डा आर बटे म्यू इंटू square root of n। तो 4n is a constant, lambda is a constant, r is a constant and mu is a constant। तो finally you have a square root of n। proportionality of dark ring diameter is proportional to square root of n। and what is the n, the natural numbers। तो आप क्या बोलेंगे कि न्यूटन के अदीप्त वलयों का व्यास पूर्ण संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती होता है। तो ऐसा एग्जाम में पूछता है कि प्रूफ कीजिए कि न्यूटन के अदीप्त वलयों का व्यास जो है पूर्ण संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है, और जो दीप्त वलयों का व्यास है वो विषम संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ऐसा प्रूफ करने को बोलता है। तो यहां तक आपको निकाल के लेके आना होता है। ठीक, क्लियर। तो भाई आर एन का एक रिजल्ट था, और अगर व्यास पता है तो त्रिज्या भी निकाल सकते हो ना, कंफ्यूज मत होना। तो आर एन क्या होगा, डी एन बाई 2 होगा। तो dn बाई 2 कर लोगे तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा उस वाले एक्सपेरिमेंट में। मान लो यहाँ से देखते हो आप, तो यहाँ से ठीक, ये वाला ठीक है। तो rn की वैल्यू है rn माइनस 1 भी अगर लिख सकते हैं, ऐसा अपन लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। और फ्रिंजों के बीच की दूरी उसी तरीके से निकाला है कि rn में dn बाई 2 है तो जो कि वो मिलेगा, और rn माइनस 1 क्या मिलेगा, यहाँ से निकाले ना, यहीं से rn माइनस 1 क्या होगा, n माइनस 1 लैम्डा आर बाई म्यू। ठीक, जस्ट इसी का n-1 वाला पद, rn यहां से निकाले हैं, यहां से। ठीक, तो फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या होगी, उनकी त्रिज्याओं का अंतर। जैसे पैटर्न ये है, देखिए कुछ इस तरह से पैटर्न मिलेगा आपको रिफ्लेक्टेड लाइट में।
सेंट्रल जो है डार्क रहेगा, फिर चमकता हुआ आपको पैटर्न मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, फिर चमकता हुआ पैटर्न मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, फिर चमकता हुआ पैटर्न में फिर डार्क मिलेगा। तो रेडियस निकाल, डायमीटर कहने का क्या मतलब है, जैसे ये डार्क वाला है तो डार्क का डायमीटर ऐसे, अगर ब्राइट को देख रहा हूं मैं तो ब्राइट का ये वाले का ये डायमीटर होगा, ठीक। तो इंडिविजुअली उसके बीच का जो आपको अगर इस वाले डार्क का डायमीटर मैं देखूं व्यास तो ऐसे होगा यहाँ तक। तो अगर हमको निकालना है जो फ्रिंजों के बीच की दूरी कितनी है, दो फ्रिंजों के बीच की दूरी, तो देखिए मान लो ये सेंट्रल वाले जो फ्रिंज बना है डार्क, उसका अगर रेडियस आर एन है और दूसरा वाला जो ब्लैक वाला बना है उसका रेडियस यदि आर एन माइनस वन है, तो दोनों के बीच की दूरी, ये जो ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस होगा वही उसके बीच का दूरी होगा। तो उसी को किए हैं, आर एन निकाल लिए और आर एन माइनस वन निकाल लिए यहाँ से ये वाला, और उनको घटा दिए तो उसके बीच की दूरी निकल जाएगी। तो भाई फ्रिंजों के बीच की दूरी आर एन माइनस वन, वैल्यू पुट कर दोगे तो ये मिल जाएगा आपको। मतलब क्या प्रोपोर्शनलिटी का कंडीशन है, इस प्रकार एन का मान बढ़ने पर फ्रिंजों के बीच की दूरी घटेगी। देखो स्क्वायर रूट ऑफ एन में से इतना घटा रहे हो आप, मतलब जैसे जैसे आगे आप बढ़ोगे पैटर्न में तो बारीक रिंग दिखेंगी। शुरू में पास में देखो बड़ी वाली दिखाई देगी, फिर उससे थोड़ा मोटा दिखाई देगा, फिर उससे मोटा दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे ये पैटर्न आगे बढ़ेगा तो मोटाई जो है ना इनकी कम होती चली जाएगी, बारीक होती चली जाएगी। तो वही बोल रहा है कि एन का मान बढ़ने पर फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, घटेगी। और जैसे जैसे फ्रिंज क्रम में वृद्धि होती जाती है, फ्रिंज एक दूसरे के पास पास होते चले जाते हैं, और इधर आउटर एरिया में तो फिर आपको इंडिविजुअली आपको अलग अलग फ्रिंज नहीं दिखाई देगा, फिर वो एक जैसे एक दूसरे में घुले मिले दिखाई देंगे दूर में, लेकिन इधर इंडिविजुअली दिखाई देंगे, ठीक। तो ये जो डायग्राम रफली मैंने ड्रॉ किया है वो क्या चीज है, परफेक्ट ब्लैकनेस ऑफ द सेंट्रल स्पॉट ऑफ द न्यूटन रिंग, कि न्यूटन रिंग का सेंट्रल स्पॉट परफेक्ट ब्लैक होता है, उस चीज की प्रूफिंग है, ठीक। तो फाइनली आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला मिलता है कि डी एन डायमीटर ऑफ एन इज इक्वल 4 लैम्डा आर बटे म्यू एंड अंडर रूट एन प्रोपोर्शनल टू एन के फॉर्म में, किसके लिए, डार्क के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए, ठीक। तो डार्क फ्रिंज का क्या कंडीशन है, क्योंकि सेंट्रल डार्क है, ये डार्क का कंडीशन है म्यू के अकॉर्डिंग, यहां पर से निकाले हैं हम लोग, देखिए ये वाला ना, इसी एक्सप्रेशन को वहां पे लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। डी एन इज इक्वल टू अवर समथिंग ऑफ दिस। तो किस किस चीज के प्रोपोर्शनल है, ये डार्क वाला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ ऑफ लाइट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ रिंग के, ठीक। कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ रिंग, जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ऐसे गिनोगे तो पांचवे का व्यास तो बड़ा है ना, देखो डायमीटर पांचवे का निकालोगे तो यहां तक निकालोगे, तो इस चीज को होल्ड कर रहा है नहीं, जितना बड़ा रिंग उतना बड़ा उसका डायमीटर व्यास। तो क्या रिजल्ट आया, बड़ी तरंग दैर्ध्य हेतु वलय का व्यास बढ़ेगा, मतलब लाल रंग के लिए बड़ा बड़ा गोला बनेगा, व्यास बनेगा, बैंगनी के लिए छोटा छोटा बनेगा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य लाल का बड़ा होता है। प्रोपोर्शनल टू वेयर आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंस की वक्रता त्रिज्या ज्यादा रखोगे तो बड़ा बड़ा वलय मिलेगा, छोटा लेंस रख दोगे तो नहीं बनेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ज्यादा है तो वलय छोटा बनेगा। लेंस और प्लेट के बीच बनी जो फिल्म का माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ाने पर वलयों का व्यास क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि इनवर्सली है। लेंस व प्लेट के बीच जल भरने पर वलय क्या हो जाएंगे जी, संकुचित हो जाएंगे। जैसे इसके बीच में यदि हम लोग पानी भर देते हैं, ठीक, ये वाला मेन डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पे अगर पानी भर दोगे आप तो वायु के लिए म्यू बराबर 1 होता है, लेकिन पानी के लिए तो 1 नहीं होता, और म्यू क्या है, डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे मेन फॉर्मूले में, ये वाला फॉर्मूला म्यू, ये वाला देखिए म्यू क्या है, डिवाइड हो रहा है, तो वलय क्या होगा, घट जाएगा। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है बहुत सारा कि क्या होगा यदि न्यूटन्स के परावर्तित प्रकाश के अरेंजमेंट को हम लोग पानी में डिबा दें तो फ्रिंजों की आकृति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 4 ऑप्शन आपको दे देता है। तो पानी यदि फनाकार फिल्म के बीच में आ गया तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है म्यू के, और उस कंडीशन में फिर भाई हमारा फ्रिंज क्या होगा, वलय का व्यास घट जाएगा, तो फ्रिंजों का पैटर्न क्या होगा जी, संकुचित हो जाएगा, ठीक। बड़े आगे के बड़े एग्जाम्स में ये सारी चीजें इजी लगती हैं, कंसेप्ट है तो पूछता है, ठीक। अच्छा, कब रिफ्लेक्टेड लाइट में मैं सेंट्रल पोजीशन को ब्राइट पा सकता हूँ, ये भी ऑब्जेक्टिव का खेल है। यहाँ तक तो आपका ये क्वेश्चन न्यूटन रिंग का पूरा कंक्लूजन कंप्लीट हो जाता है कि अगर आपसे न्यूटन रिंग का क्वेश्चन आता है
कि व्हाट यू मीन बाय न्यूटन रिंग, prove the dark fringe or bright fringe is proportional to natural number or odd natural square root of the natural number or square root of the odd नेचुरल नंबर। तो वो तो प्रूव कर लोगे आप, यहाँ तक पूरा कंक्लूजन भी निकाल ले आओगे, फ्रिंजों के बीच का विड्थ बता दोगे, डायमीटर बता दोगे, तो यहाँ तक पूरा लिख के आना है ये रिजल्ट तक। अब कभी कभी पूछता है कि कब मैं सेंट्रल फ्रिंज को ब्राइट पा सकता हूँ, मतलब इस पैटर्न को रिवर्स करना है कि सेंट्रल में आपको ब्राइट मिले, फिर डार्क मिले, फिर ब्राइट मिले, फिर डार्क मिले, तो वो कब पॉसिबिलिटी। तो एक ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कभी कभी आता है अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में, उसका एक कंडीशन है कि यदि हम लोग वो जो फनल का एरिया था उसमें एक सैफ्रॉस का ऑयल आता है, उस सैफ्रॉस ऑयल को डाल दें और यहाँ पे जो लेंस ले रहे हैं उसको स्पेशली क्राउन का कांच का लें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 का होता है, और जो नीचे का प्लेट होता है उसको फ्लिंट कांच का लें जिसका म्यू इज इक्वल टू 1.65 होता है। तो जब, और ये तेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.57 होता है। तो जब इस तरह से सेटअप करके इस रिफ्लेक्टेड लाइट वेव्स को यहाँ से गुजारा जाता है, तो जो सेंट्रल पे ये जब जाता है तो फिर वो ब्राइट सेंट्रल स्पॉट बनता है, डार्क नहीं बनता। क्यों होता है, कारण समझिए। जब लाइट वेव यहाँ पर से एयर से आता है, डेंस मीडियम पे जा रहा है और डेंस से और डेंस मीडियम पे जा रहा है, तो वो जो क्या बोलते हैं स्टोक के नियम के अकॉर्डिंग जो एक ठो λ/2 या पाई का जो कलांतर होता है ना, वो नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि मीडियम को रिवर्स कर दिया आपने। ठीक, ये डेंस मीडियम, लाइट से डेंस और फिर डेंस से फिर लाइट, ये रिवर्सल होके पाई का जो एक्स्ट्रा वहां पर फेज डिफरेंस होता है वो नहीं होता इस पर्टिकुलर सेटअप में। और ऐसा जब नहीं होगा तो वो जो λ/2 हम लोग यहाँ पे जोड़े थे, कहाँ गया जी, स्टार्टिंग में था हमारा ये वाला, तो ये प्लस λ/2 इसमें नहीं जुड़ता है, और नहीं जुड़ता है तो फिर t बराबर 0 करोगे तो डेल बराबर क्या मिलेगा जी, अभी t बराबर 0 करेंगे तो λ/2 आएगा, लेकिन λ/2 है ही नहीं क्योंकि स्टोक के लॉ के अकॉर्डिंग रिवर्सल को हमने वहां पर वो तेल और स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल लेके हटा दिया है। तो t बराबर 0 करने से डेल बराबर क्या मिलेगा, डेल बराबर 0 मिलेगा। और डेल बराबर 0 का तात्पर्य क्या है, डेल बराबर 0 मिलता है तो यंग का डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद करिए क्या होता है जी, जब ये भी ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे जा रहा है, मतलब इनके बीच में पथांतर क्या है, डेल बराबर 0 है, और तब सेंट्रल फ्रिंज कैसा बनता है जी, ब्राइट बनता है। यंग के डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल फ्रिंज कैसे बनता है, ब्राइट बनता है। तो न्यूटन के रिंग का एक्सपेरिमेंट ब्राइट फ्रिंजों के लिए अगर आपको करना है तो आपको इस तरह का सेटअप करके स्टोक के रिफ्लेक्शन की वजह से जो पाई का कलांतर उत्पन्न होता है उसको रिमूव करना होता है। तो उसको कभी ये उसका एक एग्जांपल है कि अगर आप क्राउन कांच इतने का ले लेते हैं, फ्लिंट कांच इतने का लेते हैं और सैफ्रॉस ऑयल इस फिल्म के बीच में भर देते हैं, तो फिर ये पाई का चेंज खत्म हो जाता है और फिर उस समय उस कंडीशन में आपको रिवर्स पैटर्न में पैटर्न दिखाई देगा, सेंट्रल ब्राइट रहेगा और फिर डार्क 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 ऐसे रहेगा। प्रैक्टिकली हम लोग इसी को देखते हैं, यही सबसे पॉपुलर है जो हमने पढ़ा है। ये ऑब्जेक्टिव या कॉम्पिटिटिव लेवल पे, ये आपको वाइवा वाइवा में आपका, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल भी करोगे, क्या पता कोई एक्सटर्नल आएगा वो आपसे वाइवा में भी पूछ सकता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज फॉर कॉम्पिटिटिव और प्रैक्टिकल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक न्यूटन का रिंग का ये काम खत्म होता है। अब ये हमने जो पढ़ा है वो रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू है ना, जब प्रकाश किरण परावर्तित होती है। न्यूटन रिंग का फॉर्मेशन पारगमित लाइट के थ्रू भी होता है, उसको भी जानना है कि ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से न्यूटन रिंग का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इजी है, इसको समझ लीजिए। पहले मैं डायग्राम वाइज इसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर आप समझिएगा। यदि लाइट वेव इस तरह से ट्रेवल करके इस पॉइंट नंबर बी पे जाके और सीधे जाके इस प्लेट को पार करते हुए 1 बन जाएगा, और पॉइंट नंबर सी से टकराकर ऐसे जाकर और फिर ऐसे जाकर ये रे नंबर 2 बनाएगा। ठीक, तो फाइनली क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसमें पूरा पूरा क्या हो रहा है जी, ट्रांसमिशन हो रहा है। एक लाइन में अगर मैं कहूँ परावर्तन नहीं हो रही, ये पहला लाइन भी ट्रांसमिट हुआ है और दूसरा वाला भी ट्रांसमिट हुआ है। तो जो स्टोक के नियम का पाई है ना वो यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो सिंपल चित्रानुसार अभिलंबवत आपतित किरण जो परपेंडिकुलर फिल्म के ऊपर और निचले पृष्ठ से आंशिक अपवर्तित होती है, जिससे ट्रांसमिटेड वेव 1 बनेगा। बीसी वायु के फिल्म के निचले और ऊपरी सतह से फिर परावर्तित होती है और उसमें पाथ डिफरेंस एक बार रिफ्लेक्ट हुआ, देखो एक बार रिफ्लेक्ट हुआ, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ एक बार और यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, 2 बार रिफ्लेक्ट हुआ, तो λ/2 2 बार हो गया।
और लैम्डा बाई टू हो गया, कितना हो गया, लैम्डा आ गया, मतलब डेल इज इक्वल टू एन लैम्डा बन गया, एन बराबर 1 के लिए। तो एन बराबर 1 के लिए डेल बराबर लैम्डा मतलब क्या है जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है मतलब उसमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपन ये एक्स्ट्रा लैम्डा बाई टू उसमें ऐड नहीं करेंगे, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो पैटर्न फिर सेंट्रल फ्रिंज इस कंडीशन में कैसा मिलता है, ब्राइट मिलता है। तो कुल मिला के पाई का पथांतर आता है या फिर 2 पाई का कलांतर, जो कि आपके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन है। इस प्रकार जो कलश संबद्ध किरणों के बीच में पारगमित प्रकाश के कारण जो फ्रिंजें मिलेंगी, इस फॉर्मूले से मिलेगी। इसमें प्लस लैम्डा बाई टू नहीं करना है आपको, आर और थीटा 0 है जी, तो 1 कर लो, तो डेल इज इक्वल टू 2 म्यू टी। अब कंस्ट्रक्टिव के लिए ये होता है, तो ब्राइट फ्रिंज को लिए ये कंडीशन मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव के लिए हम जानते हैं ये होता है, जब भी रिवर्स ऑर्डर होता है तो 2n माइनस 1 लेते हैं, आपको याद होगा यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो फिर आपको ये मिलेगा 2 म्यू टी 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो इस कंडीशन में जब t बराबर 0 होगा तो डेल बराबर 0, जो कि अधिकतम तीव्रता की शर्त है, मतलब आपका केंद्रीय बिंदु कैसा मिलेगा जी, ब्राइट मिलेगा। उसके बाद एकांतर क्रम में आपको डार्क और ब्राइट का रिंग मिलेगा, मतलब फाइनली आपको सेंट्रल फ्रिंज ऐसा फिर ब्राइट मिलेगा ट्रांसमिटेड लाइट के कंडीशन में देखोगे तो। न्यूटन रिंग फ्रिंज पैटर्न ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, और फिर इंटरवल के फॉर्म में आपको काली और पीली इस तरह के पैटर्न मिलेंगे। ठीक, तो फाइनली जब आप ये देखते हो कि ये जो फॉर्मूला निकल के आया है ये वाला, ये न्यूटन किसके लिए है, ये डार्क के लिए है ना, ये रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, ब्राइट के लिए फॉर्मूला होता है। और ये जो फॉर्मूला ऊपर वाला निकला है, ये वाला, ये किसके लिए है, ब्राइट के लिए है ना, ये रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, डार्क के लिए निकलता है, मतलब जस्ट रिवर्स हो गया है, चीजें पलट गई हैं। ठीक है, तो व्यास भी वैसे निकाल लोगे, दीप्त वलयों का व्यास क्या होगा जी, 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा, इस फॉर्मूले से। और ये तो हमने पहले ही निकाला हुआ था ना, उसी का यूज करना है, 2t इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर बटे आर। तो फाइनली ये आर वैसे ही सेम कैलकुलेशन करके निकालोगे तो डी एन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब किसके लिए, दीप्त के लिए। ट्रांसमिटेड लाइट में ब्राइट रिंग का व्यास पूर्ण संख्याओं का समानुपाती है, लेकिन अगर लाइट रिफ्लेक्टेड हो रहा है तो ये 2n माइनस 1 आया था ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। इस प्रकार दीप्त वलयों का व्यास पूर्ण संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है। कब के कंडीशन में, जब लाइट वेव ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन अगर ये रिफ्लेक्ट होते रहेगा, रिफ्लेक्शन के थ्रू अगर आप न्यूटन रिंग बना रहे हो, तो ये ब्राइट के लिए क्या आता है, 2n माइनस 1 आता है, जस्ट रिवर्स। सिमिलरली आप उसको भी निकाल लोगे, डार्क के लिए क्या आया, ये निकल के आएगा, जो कि क्या है, ऑड नंबर है। और ऑड नंबर हमारा उसमें कहां पर आया था, डार्क ब्राइट के लिए आया था। ठीक, तो फिर हमको क्या की पॉइंट मिला इतना स्टडी करने के बाद, कि न्यूटन रिंग के फॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट दोनों एक दूसरे के क्या है जी, कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। जो फॉर्मूला वहां पे डार्क के लिए आता है यहाँ पे ब्राइट के लिए आएगा, जो फॉर्मूला वहां पे ब्राइट के लिए आता है यहाँ पे डार्क के लिए आएगा। तो ये दिशा थी। ठीक, अब आपको ये जानना है कि नॉर्मली हम लोग न्यूटन रिंग को ये वाला ही पढ़ते हैं, ये वाला ही यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें ना कंट्रास्ट या जो विपर्यास बोलते हैं हिंदी में, चमकदार होता है। इसमें जो फ्रिंज मिलती है रिफ्लेक्शन के थ्रू, वो बढ़िया चमकती हुई क्लियर दिखाई देती है। ठीक, ट्रांसमिटेड लाइट से जो पैटर्न मिलता है ना, वो थोड़ा धुंधला धुंधला और बहुत ही मुश्किल से दिखाई देने वाला रहता है। तो एक्चुअल में जब भी हम लोग यूज करेंगे तो कौन सा ज्यादातर यूज, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ज्यादा उपयुक्त है, तो न्यूटन वाला परावर्तित प्रकाश में देखी जाती है। ठीक, रीजन क्या है जी, गुड कंट्रास्ट, विपर्यास उसका क्या होता है, अधिक होता है, कंट्रास्ट क्या है, अधिक होता है। ट्रांसमिटेड लाइट में जो न्यूटन रिंग बनता है उसका कंट्रास्ट जो है कम होता है। ये भी वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पेपर, वो तो आता ही है। कॉम्पिटिटिव की तो बात ही अलग है ना, वहां पे तो ये आपको फिर वहां पे पढ़ने का इंटेंट ही अलग हो जाता है फिजिक्स पढ़ने का। ठीक है, तो याद रखेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट से न्यूटन रिंग हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ तक पूरा न्यूटन वलय के कंस्ट्रक्शन और उसके आप पूरे बेसिक आइडिया को आपने जाना यहाँ पर। ठीक, जो एग्जाम में जब भी आपको आएगा तो एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन मैंने वेव शेप वाला बताया, दूसरा बड़ा क्वेश्चन कौन सा है जी, न्यूटन रिंग का फॉर्मेशन की सिद्धि कीजिए कि न्यूटन रिंग के लिए दीप्त वलयों का व्यास विषम पूर्ण संख्याओं का समानुपाती है और अदीप्त वलयों का व्यास पूर्ण संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है। ऐसा क्वेश्चन जो आता है बड़े नंबर में, उसको हमने जाना यहाँ पर। उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स को जाने, डायमीटर को जाना, क्या साइज होगा उसको जाना, ये भी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था।
अब हमें देखना है एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, जिसका आप लोग प्रैक्टिकल करोगे लैब में और पेपर में भी पूछता है और आपके सिलेबस में भी लिखा है। चूंकि सिलेबस से बाहर की चीजों में बात नहीं करूंगा, तो दो एक्सपेरिमेंट हमारा लिखा हुआ है सिलेबस में कि न्यूटन रिंग के उपयोग से दिए गए लाइट वेव के तरंग दैर्ध्य को ज्ञात करना और दिए हुए द्रव्य के अपवर्तनांकों को ज्ञात करना। ये सिलेबस में एज इट इज लिखा है, छोटा छोटा है, बड़ा इजी है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और चूंकि आप लोग इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल भी करोगे, ठीक, तो ये रहा एप्लीकेशन। अपन जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, एक एक पेज का है ये, ठीक। तो न्यूटन वाले के इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ना, पेपर में भी आ सकता है भाई, इसको सीरियस लेना। तो पहला है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, कि न्यूटन रिंग के थ्रू हम लोग कोई भी लाइट वेव, अननोन लाइट वेव आ रही है, उसका हम लोग वेवलेंथ ज्ञात कर सकते हैं, उसका तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल का सेटअप आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, जो आप लोग, ये डायग्राम तो मैंने बनाया है, लेकिन ये लैब में जो यूज करोगे आप, जिनके जिसके कॉलेज में लैब में ये apparatus होगा, ये लगभग ऐसे दिखाई देता है। इसको आप लोग यूज करोगे और इस तरह से इसमें एक 45 डिग्री पे एक कांच की प्लेट इस तरह से इंक्लिनाइड होती है, ठीक, वो इसमें दिख रहा है। अब आप इस डायग्राम को देखिए जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, डायग्राम को आप समझिए इस तरह से रहेगा कि पैटर्न तो वैसे ही है सेटअप, कि प्लेन प्लेट रहेगा, उसके ऊपर कॉन्वेक्स प्लेनो लेंस लगा रहेगा, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, और एक कांच की प्लेट को ना 45 अंश पे इस तरह से इस पे झुका के रखना है। और ये ना सोडियम लैंप होता है, जहां से सोडियम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, पीले रंग की लाइट निकलती है। तो देखिए लाइट तरंगे, एक तरंगे इस प्लेट से टकराकर ऐसे गई, ऐसे, और इस सरफेस से, इस कोर वाले सरफेस से एक लाइट वेव टकराकर ऊपर गई, दूसरी लाइट वेव ट्रांसफर हुई, यहाँ से गई और फिर रिफ्लेक्ट होकर दूसरी लाइट वेव ऐसे गई। सिमिलरली एक दूसरी लाइट वेव ऐसे गई, जो कि फिर से सेम कंस्ट्रक्शन ऐसे करते हुए यहाँ पर ये माइक्रोस्कोप में ये प्रवेश करेगा, जहाँ पर आपको माइक्रोस्कोप या जो अभिदृश्यक है यहाँ से देखने वाला है, वो उसको देखकर यहाँ से जो रंगीन पैटर्न यहाँ पर बन रहा है उसको वो देख सकता है, इस तरह का पैटर्न, कि सेंट्रल डार्क रहेगा और फिर ब्राइट रहेगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसा करके। और ये माइक्रोस्कोप है जिसका हम लोग उसमें एक मेजरमेंट जब आप लोग करेंगे तो एक क्रॉस लगा रहता है, और उस क्रॉस को हर वलय पर फिट करके, डायग्राम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस तरह से ये जो क्रॉस दिख रहा है ना, उसको हर वलय पे सेट करके एक बार उसके लेफ्ट तरफ पे और एक बार उसके राइट तरफ पर फिट करके हम लोग रीडिंग निकाल के, माइक्रोस्कोप में दो तरह की रीडिंग निकालना होती है, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है, उसका अल्पतमांक होता है, उसको जोड़ के फिर हम लोग डायमीटर निकालते हैं। वलयों के बीच के जो डिस्टेंस माइक्रोमीटर से आप माइक्रोस्कोप से नापोगे, उसका अंतर निकाल के आप कितना वलय का डायमीटर है वो निकाल लोगे, तो वो निकालना रहता है। तो फिर फिलहाल ये सेटअप आपको समझ में आ गया, इस तरह से है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, जो मैंने प्रैक्टिकल का भी आपको रिफ्लेक्शन दिखाया था, काम कैसे करता है उसको समझिए। हम लोग जानते हैं कि जो परावर्तित, यहाँ पे कौन सा प्रकाश है जी, परावर्तित प्रकाश है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट वेव। द्वारा न्यूटन के nवें अदीप्त वलय का व्यास हम लोग जानते हैं कि ये होता है, ये निकाले हैं ना हम लोग। जब रिफ्लेक्टेड लाइट वेव था तो अदीप्त वलय का व्यास कितना था जी, देख लीजिए भैया, कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने ये निकाला हुआ है कि रिफ्लेक्टेड लाइट वेव में अदीप्त वलय का व्यास, ये वाला फॉर्मूला 4n लैम्डा r बटे म्यू होता है। ये यहाँ से शुरू करना है, ठीक, ये होता है, तो उसको लेके चलेंगे। ये देखिए 4n लैम्डा r बटे म्यू होता है। अब ये n वे वलय का व्यास है, अब उससे जस्ट नेक्स्ट या 15-20 पॉइंट आगे के वलय का, जैसे मान लो ये वाले अदीप्त, ये दूसरे वाले डार्क कर दे रहा हूँ, अब मान लो इसका लेना है, तो n में मान लो 4 भाग बढ़ा के इसका डायमीटर ले रहा हूँ मैं, है ना। तो n प्लस पी वे अदीप्त वलय का व्यास क्या होगा, dn प्लस पी होगा। तो उसका फॉर्मूला इसी में क्या होगा जी, n प्लस पी का होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला बन जाएगा। और दोनों डायमीटर के बीच का अंतर अगर मैं निकालूंगा, तो दो में से एक को माइनस कर दिए, तो फाइनली इस तरफ क्या मिलेगा, 4n प्लस पी माइनस एन, ये सब समथिंग कट पीट के 4p लैम्डा r बाई म्यू। तो वायु के लिए क्या होता है जी, म्यू बराबर तो 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर तो वायु है पूरा, तो म्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो 4p लैम्डा r। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, dn प्लस पी होल स्क्वायर माइनस dn का होल स्क्वायर बटे 4p r। p क्या है, उस क्रम का वलय, डीएनपी क्या है, उस क्रम के वलय का व्यास, डीएन क्या है, जो भी पहले चुने रहोगे एनवे वलय का व्यास, और आर क्या है, वो जो लेंस यूज करते रहोगे उसकी त्रिज्या। ये सबको पुट करेंगे तो ये जो अननोन सोर्स से जो लाइट आ रही है उसका वेवलेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब यदि आपको लाइट का वेवलेंथ पता है लेकिन लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पता है, तो उसके थ्रू, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के थ्रू हम लोग अननोन लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी निकाल सकते हैं। ये भी एक उपयोग है यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला में हम उस चीज को यूज करके, वैल्यू पुट करके आसानी से फिर हम लोग इस चीज का या तो वेवलेंथ ऑफ लाइट है या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको आपको लैब में करना है। वहां पे जब आप करते रहेंगे तो आप इस क्लास को याद करिएगा तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे आप माइक्रोमीटर को यहाँ पे रखेंगे, फिर ये देखिए डीएनपी, मान लो डीएन मैं 5वें को ले लिया, यहाँ पर से दूसरे को मैं एन ले लिया, तो एन बराबर 2 हो गया मेरा, है ना। एन बराबर, मान लो यहाँ पर एन बराबर मैंने 2 ले लिया, तो D2 निकाल लूंगा दूसरे वाले का व्यास। और माइक्रोमीटर को देखना, वहां पे जब देखोगे आप लोग तो ऐसा क्रॉस को दूसरे वाले पे रखोगे इस तरफ, फिर उसके ऐसा अगर वाला है तो इस तरफ एक बार रखोगे, फिर एक बार इस तरफ रखोगे। फिर उसके बाद मैं n प्लस पी मतलब 7वां निकालना चाहता हूँ, तो n प्लस 5 करूंगा, तो n प्लस 5 कितना, तब तो 7वां होगा, मतलब p का मान कितना है जी, 5 है। p का मान 5 है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ूंगा ऐसे। और फिर जो बड़ा वाला गोला रहेगा ऐसा वाला, उसमें क्रॉस को ऐसे रखोगे, माइक्रोमीटर का रीडिंग लोगे, उसके इस तरफ क्रॉस को ऐसे रखोगे, माइक्रोमीटर का रीडिंग लोगे, और फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के उसका डायमीटर मिल जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा dn, यहाँ से मिलेगा dn प्लस p, और फिर इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में उस चीजों को पुट करके आप लैम्डा निकाल लो या तो r निकाल लो। तो ये रहा एक्सपेरिमेंट आपका उपयोग किसके लिए, तो कहाँ शुरू किए हैं, ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ ना यहाँ से। ठीक, सिमिलरली हमारा एक इसमें पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट होता है कि किसी द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात करना। तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो क्या कर देते हैं, यहाँ पर ना इतने भाग को पानी में भर देते हैं। पानी मतलब जो भी लिक्विड है वो भर देते हैं, मतलब वो लिक्विड को ऐसे भरिए जो है इस फनल के बीच में आ जाए। जिस भी लिक्विड का आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है उसको इस बीच में भर दीजिए, कहने का मतलब। तो क्या करते हैं, सीधा सीधा इस सेटअप को उस लिक्विड में डुबो देते हैं, कहाँ तक, इतना तक, ये लेंस तक डुबा देते हैं। और फिर यहाँ पर वो एयर के जगह वो चीज आ गया। अब एयर के वो जगह चीज आ गया तो म्यू बराबर 1 नहीं रखोगे, म्यू बराबर कुछ रहेगा, म्यू बराबर कुछ रहेगा। तो फिर सेटअप के लिए क्या करेंगे, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है जी, कि द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना, मतलब डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो वायु फिल्म में एनवे तथा एन प्लस पीवे दीप्त वलय के व्यास हमने निकाला था जी, डी एन प्लस पी अभी आपने निकाला है, ये निकाला है क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए यहाँ पर ऊपर, ये एयर पे था, ये वाला एयर पे। अब जब यहाँ पर कुछ लिक्विड भर दिए हो तो उस कंडीशन में म्यू बराबर 1 तो होगा नहीं। तो लिक्विड जब भर दिए हैं तो हम लोग बोल देते हैं कि डी एन प्लस पी, और डी एन को एक नया नोटेशन दे देते हैं जिसको डेस मान लेता है। तो मान लेते हैं कि हमने वायु फिल्म की जगह पर कोई लिक्विड भर दिया, तो उस कंडीशन में एनवे और एन प्लस पी वलय के व्यास को डेस नोटेशन से यदि शो कर दूं मैं, और फिर मैं यही फॉर्मूला को लिखूं उसके लिए, तो कैसे लिखूंगा, यही आएगा, डी डेस एन प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस डी डेस एन का होल स्क्वायर बटे 4p लैम्डा आर बटे म्यू, म्यू 1 नहीं होगा। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को भाग दे देता हूँ, तुलना करना है इसलिए। तो 1/2 से आप जब सॉल्व करोगे तो म्यू मिल जाएगा, जो कि डी एन प्लस पी होल स्क्वायर माइनस डी एन का होल स्क्वायर बटे, मतलब ये वाला क्या है जी, वायु में वलयों के व्यासों का अंतर, और ये क्या है, जब लिक्विड को भर दोगे और फिर माइक्रोमीटर से रीडिंग देखोगे और उस कंडीशन में उसी उसी पोजीशंस के वलयों का व्यास का अंतर देखोगे और दोनों को डिवाइड करोगे तो फिर आप म्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। भरे हुए द्रव का क्या है, म्यू क्या है, अपवर्तनांक है। और बेसिक आइडिया क्या है जी, वायु के अलावा यदि हम लोग कोई भी लिक्विड यहाँ पे फिल करेंगे डेंस वाला, तो वलय क्या हो जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे, वलय क्या हो जाएंगे, कंट्रैक्ट हो जाएंगे। तो भाई डायमीटर्स में फर्क तो आएगा। तो बड़े में से छोटा यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर्स में डिवाइड करोगे और फिर आप क्या निकाल लोगे, म्यू निकाल लोगे। तो ये थ्योरी में तो आने के चांसेस, प्रैक्टिकल वाला है इसलिए चांस कम है, लेकिन आ भी सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करें तो इस चीज को वहां पे लिंकअप करें तो आपके कंसेप्ट सॉरी अच्छे से बनेंगे ना भाई, क्योंकि ये सीखने की चीज है, फिजिक्स सीखा जाता है, रटा नहीं जाता उस चीज को। तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूटन रिंग और वेज शेप वाला जो टॉपिक था मैंने पूरा कंप्लीट किया है। इसके बाद एक क्लास इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए और बच जाता है, जो कि हेडिंजर फ्रिंजें या झुकाव वाली फ्रिंजें या माइकलसन इंटरफेरोमीटर के ऊपर डिपेंड है। तो एक क्लास और करने के बाद ये यूनिट हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये न्यूटन रिंग वाला पूरा पूरा टॉपिक आप अच्छे से करिए। पहले हम लोगों ने पतली फनाकार फिल्मों में व्यतिकरण क्या होता है समझाइए करके क्वेश्चन आएगा, उसके लिए काम किया।
दूसरा हम लोगों ने न्यूटन रिंग से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि न्यूटन रिंग के लिए जो ब्राइट फ्रिंजों का व्यास होता है वो पूर्ण संख्याओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्गमूल के, या जो डार्क फ्रिंजों का व्यास है वो विषम संख्याओं के, ऐसा करके जो भी इनवर्सली में जो एक स्टेटमेंट ऐसा बना के देता है उसके बारे में पूरा डिटेल में स्टडी किया। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है उसके बारे में हमने स्टडी किया, और न्यूटन के रिंग के एक्सपेरिमेंट के एप्लीकेशन के बारे में जाना, कुछ कॉम्पिटिटिव प्रोस्पेक्टिव से भी चीज़ों को जाना। ठीक, अब ये पैटर्न्स कैसे दिखाई देता है उसके बारे में अपन ने जाना, और इन चीज़ों के आधार पे आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करिए। ठीक, इसके बाद जो लास्ट क्लास आने वाला है उसके बाद ये यूनिट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये यूनिट अच्छा बड़ा यूनिट था ना, हेवी टॉपिक थे इसमें, तो उसके बाद फिर इस पर्टिकुलर यूनिट का कंबाइंड पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, तो कुछ रिफ्लेक्शंस जो आपको न्यूटन रिंग के लिए हेल्पफुल रहेंगे, ये सारे वो रिफ्लेक्शंस हैं जो कि आप अपने दिमाग में इमेजिन करें। ये वो apparatus है, ये वो रिफ्लेक्शन है, किस तरह से न्यूटन रिंग का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से ये बनेगा, कैसे दिखाई देगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। आप क्लास में बने हुए हैं यहाँ तक। अगर स्टूडेंट्स को इतना बड़ा क्लास लंबा लगता है तो ज़रूर आप पॉज़ लीजिए, आधे घंटे देखने के बाद उसे फिर से आप रिज़्यूम करके बाद में देखिए। ठीक, क्योंकि एक क्लास पे एक बड़े टॉपिक को कवर करना हमारे लिए बिखराव को बचाता है कि बहुत सारा टॉपिक एक जगह फिर हमको मिल जाता है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द हमारे नए क्लास में, नए टॉपिक को लेते हुए, इस यूनिट के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और टॉपिक माइकलसन इंटरफेरोमीटर को लेते हुए इस यूनिट को खत्म करेंगे अपन, है ना? चलिए, ओके, थैंक यू।